नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे, यानी कि एनसीईआरटी के क्लास 6 की साइंस के किताब की अध्याय 6 की बात करेंगे, जो कि है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, यानी कि चेंजेस अराउंड अस। आज यह 6वां चैप्टर है। इसके पहले भी हमने तमाम चैप्टरों, यानी कि इसके पहले के चैप्टरों को हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी क्लास 6 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे जाकर आप उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं जो इनके विभिन्न अध्यायों से संबंधित है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इसके तहत 2 प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं किताब में कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं, और दूसरा, क्या परिवर्तन करने के और तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे एक शब्द आप लोग देख रहे हैं, उत्क्रमित। यह एक महत्वपूर्ण शब्द है। इस चैप्टर का पूरा आधार ही यही उत्क्रमित शब्द है, यानी कि रिवर्स। उत्क्रमित का इंग्लिश होता है रिवर्स करना। उत्क्रमित का मतलब होता है कि पुनर्स्थापित किया जा सकता है क्या किसी चीज़ को। मान लीजिए किसी चीज़ में कोई परिवर्तन कर दिया गया है या फिर किसी प्रकार से परिवर्तन हो गया है, तो क्या उसे अपने मूल अवस्था यानी कि पहले की अवस्था में लाया जा सकता है। इस प्रश्न का यही मतलब है यहाँ पे। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर के जो मुख्य टाइटल है, यानी कि इसका जो मुख्य टाइटल है वह है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। यदि हम ध्यान दें इस बात पे कि हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, तो हम देखेंगे कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ परिवर्तन हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो आपका खेत खलिहान हो या फिर आपका मकान हो या फिर कोई भी सार्वजनिक स्थान हो, हर जगह कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलता ही है। यदि हम खेत की बात करें तो वहाँ पे जो फसल बोते हैं आप, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वह बड़े हो रहे हैं। यदि बगीचे की बात करें तो बगीचे की घास आप देखें कि धीरे धीरे बढ़ रही हैं। वहाँ जो छोटे पौधे लगाए गए हैं किसी फल के या फिर बस इसी तरह से किसी प्रकार का यदि कोई पेड़ लगाया गया है, जब वो छोटा पौधा है तो आप देखेंगे कि प्रतिदिन उसके नए पत्ते निकल रहे हैं और उसमें भी विकास जारी है। तो इस प्रकार के तमाम परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ तक कि हमारे अपने शरीर में भी हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। हम जब छोटे थे तो हमारी हाइट भी कम थी, हमारा वज़न कम था, लेकिन जब हम धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते चले गए हैं। हमारा वज़न बढ़ गया, हमारी लंबाई बढ़ गई, और साथ में ही बहुत सारे क्रमिक परिवर्तन हमारे शरीर में देखने को मिला। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं। यदि चीज़ों पे गौर किया जाए तो लगभग हर चीज़ में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वह निर्जीव हो या फिर सजीव हो। निर्जीव में थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसके अंदर बिल्कुल परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो भी स्थिर नहीं है। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ सड़ांधी उत्पन्न हो रहा हो, जिसके कारण कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं या फिर कोई बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसके कारण उसका क्षति हो रहा है। तो इस प्रकार का भी परिवर्तन हमेशा देखने को आप लोगों को मिलेगा ही। पेड़ पौधों के संदर्भ में भी आप यही कह सकते हैं कि किस प्रकार से एक कली खिलता है, कली फूल में परिवर्तित होता है, फूल मुरझाकर सूख कर नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार के पत्तों के बारे में भी हम यही कह सकते हैं कि पत्ते किस प्रकार से निकलते हैं। पहले कितने हरे होते हैं, फिर उनका रंग परिवर्तित होता है, वो हल्के पीले होते हैं, और फिर पीले होने के बाद पत्ते डाल से टूटकर गिर जाते हैं। बहुत सारे परिवर्तन हैं। हम मोमबत्ती जलाते हैं तो देखते हैं कि मोमबत्ती किस प्रकार से छोटी हो रही है। इस तमाम परिवर्तनों के बीच में ही यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। जो उदाहरण मैंने अभी बताया कि कौन कौन से परिवर्तन हमारे आसपास हो रहे हैं, क्या उन सभी में हम उत्क्रमितता का सिद्धांत या फिर उत्क्रमितता को देखते हैं, यानी कि क्या हम उसे फिर से पा सकते हैं। आप मुझे बताइए कि यदि कोई पुष्प खिल रहा है, वह कली है, कली के बाद वह फूल में बदलता है, फूल होने के बाद वह मुरझा जाता है। आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि उस फूल को पुनः कली बना सकते हैं या फिर से ताज़ा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता है। यानी कि उसमें उत्क्रमिता का सिद्धांत लागू नहीं होता है, यानी कि वह उत्क्रमित यानी कि पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता या फिर पुराने अपने अवस्था में नहीं लाया जा सकता है।
उसी प्रकार से पत्तों के संदर्भ में भी है, नए पत्ते निकलते रहते हैं, पुराने पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि पुराने पत्तों को हम फिर से हरा और ताज़ा बना दें, तो ये असंभव है। उसी प्रकार से हमारे शरीर के संदर्भ में भी है, हमारे शरीर में जो परिवर्तन आया है, धीरे धीरे जिस प्रकार का विकास हुआ है, उससे भी हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। लगभग सभी जीव जंतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता ही है। अब मान लीजिए आप कोई ऐसा पप्पी छोटा कुत्ते का बच्चा जिलाए हुए हैं जो काफ़ी आपको पसंद आता है, क्योंकि वो बहुत ही मासूम लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और असल में देखा जाए तो सभी जानवरों के बच्चे, मतलब हर जीव के बच्चे ही बहुत प्यारे होते हैं। असल में जब वो बड़े हो जाते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा प्यार कम हो जाए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते हैं। आप उन्हें किसी भी तरह से खिला पिला सकते हैं, किसी भी तरह से खिलाएं, किसी भी तरह से लाड दुलार करें, वह ज़्यादा इसका विरोध नहीं करते हैं, ना ही आपका जवाब देते हैं। हमारे बच्चों मतलब इंसानों के बच्चों में भी यही देखा जाता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो काफ़ी प्यारे होते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और जवाब देना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनसे नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं, या फिर हम उन्हें कम पसंद करना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कोई कुत्ते का बच्चा आपने जिलाया हुआ है, छोटा सा है, आप बहुत प्यार करते हैं उससे, आप कुछ साल के लिए शहर चले गए किसी कार्य के लिए, अपने अध्ययन को कंप्लीट करने के लिए या फिर किसी अन्य कार्य के लिए। अब जब साल भर के बाद वहाँ से वापस आ रहे हैं तो क्या आपको कुत्ते का बच्चा जो पप्पी है वह पप्पी नज़र आएगा? नहीं, अब वो एक वयस्क कुत्ता हो गया होगा। तो आप चाहेंगे कि वो जो छोटा कुत्ता था मैं उसे बहुत प्यार करता था, जो पप्पी था उसे मैं बहुत ही दिल से प्यार करता था, अब फिर से ये कुत्ता वैसा ही हो जाए, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है। यानी कि बहुत सारे हमारे आसपास ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं जिन्हें उत्क्रमित कर पाना नामुमकिन है, यानी कि उसके पुराने अवस्था में हम उसे नहीं ला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी परिवर्तन होते हैं हमारे पास, हमारे आसपास, जिन्हें पुनर्स्थापित किया जा सकता है, यानी कि पुराने अवस्था में लाया जा सकता है। असल में ये जो चैप्टर है, क्लास 6 का चैप्टर है, तो बहुत भारी भरकम शब्दों का प्रयोग या फिर बड़े स्तर की पढ़ाई इसमें नहीं कराई गई है। इसमें सामान्य रूप से हमारे चारों ओर के परिवर्तन के संदर्भ में या फिर उत्क्रमणीयता के संदर्भ में इसमें बात की गई है। जब आप बड़े कक्षाओं में जाएंगे तो इस चैप्टर का नाम बदल कर हो सकता है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जिसमें आपने देखा होगा कि भौतिक परिवर्तन जो होता है उसमें हम पुनर्स्थापित कर सकते हैं किसी चीज़ को, यानी कि यदि कोई चीज़, किसी चीज़ का स्वरूप बदल जा रहा है तो उसे फिर से अपने पुराने स्वरूप में ला सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन करते हैं। और रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसका उत्क्रमण नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिन्हें पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यदि एक बार वह बदल जाता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, उसका ढांचा बदल जाता है, तो पुराने स्वरूप में उसे लाना नामुमकिन होता है। तो ये वही चैप्टर है, लेकिन क्लास 6 है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं बताई गई है, उतने उच्च लेवल की या फिर उतनी गहरी बातें इसमें नहीं है। लेकिन हम फिर भी मतलब अपने स्तर पे उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में हम कई सारे ऐसे परिवर्तन भी देख सकते हैं जिन्हें हम परिवर्तित कर सकते हैं या फिर जिन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे परिवर्तन मौजूद हैं जिनका उत्क्रमण किया जा सकता है, यानी कि जिसे रिवर्स करके वापस लाया जा सकता है उसी अवस्था में, या फिर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हैं जिसे नहीं लाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम दूध ले लें, मान लीजिए आपके पास एक ठंडा दूध मौजूद है, ठंडे दूध को गर्म करते हैं हम, तो यदि मैं पूछूं कि क्या इस गर्म दूध को फिर से उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी कि पुराने अवस्था यानी कि फिर से ठंडे अवस्था में लाया जा सकता है, तो आपका जवाब होगा कि हाँ, बहुत आसान है। उस गर्म दूध को बस थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और वह दूध ठंडा हो जाएगा और अपने पुराने अवस्था में वापस आ जाएगा। लेकिन यदि मैं कहूँ कि उस दूध का यदि मैं पनीर बना दूँ या फिर दही जमा दूँ, तो अब आप क्या कहेंगे? क्या फिर से उस दही से या फिर पनीर से दूध में पुनः उसे स्थापित किया जा सकता है या फिर उसे दूध बनाया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं, ये तो मुश्किल है। मुश्किल क्या, यह नामुमकिन है। अब आप सोच सकते हैं कि यदि दूध से एक बार दही बन जा रहा है तो फिर दही से दूध नहीं बन सकता है, यानी कि एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि यह चैप्टर उसी पे आधारित है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हैं। एक कैंडल का भी हम उदाहरण ले सकते हैं। यदि कोई मोमबत्ती हम जलाते हैं तो इसमें हम रासायनिक परिवर्तन देखते हैं।
यदि इस कैंडल को हम जला रहे हैं और उसमें से रोशनी निकल रही है, तो आप देखेंगे कि जो कैंडल की लंबाई है वह धीरे धीरे घटते हुए ख़त्म हो रही है। और यदि मैं पूछूं कि क्या उस कैंडल को पुनः बनाया जा सकता है उस परिवर्तन से, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि वह जल चुका है, अब वह नहीं बन सकता है। लेकिन हम यदि कैंडल को जलाने के बजाय यदि हम कैंडल को गर्म करते हैं, यानी कि कैंडल को किसी बर्तन में लेकर गर्म किया जाए, तो वह लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो अब यदि मैं पूछूं कि क्या उस लिक्विड अवस्था से पुनः वह ठोस कैंडल मुझे प्राप्त हो सकता है, तो आप कहेंगे कि हाँ, प्राप्त हो जाएगा। अब करना यह है कि बस उस जो लिक्विड है उस लिक्विड को उस सांचे में डाल देना है जिस सांचे के आकार का वह कैंडल था, और वह धीरे धीरे जब कैंडल का जो लिक्विड है वह जब जमेगा तो वह धीरे धीरे वह पुराना वाला कैंडल आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे परिवर्तन हमारे आसपास देखने को मिलते हैं, तो ये वही उसी प्रकार के परिवर्तन हैं। यानी कि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और कुछ परिवर्तन हमारे आसपास ऐसे होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक अगला प्रश्न है कि क्या परिवर्तन करने के और तरीके हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम अन्य तरीकों के बारे में बात कर सकते हैं कि जैसे कि मेटल को हम किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं। यदि मेटल को गर्म किया जाए तो सामान्य सिद्धांत ये है कि यदि मेटल को गर्म करते हैं तो मेटल में प्रसारण होता है, मतलब वो उसके आकार में परिवर्तन होता है, यानी कि उसमें फैलाव आता है। और इस सिद्धांत को हर लोहार जानता है, जो लोहार होते हैं वो इस सिद्धांत को जानते हैं। इसलिए आपने देखा होगा यदि आपके पास कोई ऐसा हथियार या फिर ऐसा औजार है जो खेतों में काम करने के कार्य आता हो या फिर लकड़ी काटने के कार्य में आता हो, तो आप देखते होंगे कि उसका जो मुठिया लगाया जाता है उसमें जो हैंडल लगता है वो मुख्य रूप से लकड़ी का होता है, और जिससे हम काटते हैं, काटने का कार्य करते हैं, वो लोहे का होता है, यानी कि एक मेटल होता है। जब आप उसे लेकर किसी लोहार के पास जाएंगे तो उसमें जो एक रिंग बना रहता है जिसमें उस लकड़ी को डालना रहता है, उसके हैंडल को डालना रहता है, तो जो लोहार रहता है वो उस लोहार उस रिंग को यानी कि उस मेटल को सबसे पहले गर्म करेगा। जब गर्म कर देगा तो उसके आयतन में परिवर्तन आ जाएगा, यानी कि उसका जो रिंग का जो आकार होगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। अब वो करता ये है कि जब उसमें वृद्धि आती है तो फिर वो लोहे का रिंग जो है उसके रिंग को उस लकड़ी में पहना देता है और फिर उसे पानी में डाल देता है। पानी में डालते ही जैसे ही जो मेटल होता है वो ठंडा होता है तो उसके जो आकार में परिवर्तन हुआ था, यानी कि जो आकार में वृद्धि हुई थी उसमें पुनः वह संकुचन आ जाता है और वह लकड़ी के हैंडल को कस के जकड़ लेता है और वह ढीला नहीं होता है कभी भी, मतलब वो बहुत टाइट हो जाता है जिससे हमें काम करने में आसानी होती है। आप एक प्रकार का और परिवर्तन देख सकते हैं लिक्विड के संदर्भ में। हम जल को ले लें तो जल में बहुत अधिक परिवर्तन देखने को मिलता है आप लोगों को, और जल एक ऐसा द्रव्य है या फिर ऐसा पदार्थ है जिसे हम पुनर्स्थापित या फिर उत्क्रमित कर सकते हैं बहुत आसानी से। यदि मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है और बर्फ़ के टुकड़े को यदि आप जानते हैं कि यदि बर्फ़ का टुकड़ा गर्म हो रहा है तो वह लिक्विड अवस्था में आ जाएगा, यानी कि वह सामान्य जल बन जाएगा, यानी कि पानी के रूप में आ जाएगा। पानी को यदि हम और अधिक गर्म करें तो वह वाष्प में पुनः स्थापित हो जाएगा, यानी कि वह वाष्प बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए उत्क्रमिता का सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है पानी के साथ। तो जो वाष्प बना है उसे हम फिर से पानी में बदल सकते हैं और पानी को फिर से हम ठोस बर्फ में बदल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से इसका उत्क्रमण हो रहा है, यानी कि किस प्रकार से उत्क्रमित इसे किया जा रहा है। तो जैसे कि यदि बर्फ़ है तो बर्फ़ को गर्म करते हैं तो वह पानी बन जाता है, और पानी को यदि और अधिक गर्म करेंगे तो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। यदि वाष्प को किसी प्रकार से हम संघनित कर दें तो संघनित करने के बाद हम पुनः जल प्राप्त कर सकते हैं, और जल को यदि और अधिक ठंडा किया जाए तो वह बर्फ़ में पुनः स्थापित हो सकता है। तो यह एक प्रकार का चक्र चल सकता है, मतलब जल के साथ आप बहुत अधिक परिवर्तन देख सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमने यही देखा है। इसमें मुख्य रूप से इस चैप्टर के अंत में यह बताया भी गया है कि इस अध्याय को हम बड़े कक्षाओं में और विस्तार से पढ़ेंगे, और वो जो विस्तार रूप होगा वह रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के रूप में ही होगा। उस अध्याय के अंतर्गत हम इसका विस्तृत रूप पढ़ने वाले हैं ऊंची कक्षाओं में। तो ये क्लास 6 का है तो इसमें बहुत अधिक बातें नहीं बताई गई हैं।
तो आशा करता हूँ कि यह क्लास आप लोग को पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा और चीज़ें समझ में भी आई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आए तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।